नमस्कार, खबर 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज राजभवन पहुंचेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये नेता जाएंगे। कई मुद्दों पर राज्यपाल से चर्चा की जाएगी। विधायकों की सुरक्षा का भी ये मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा। चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर कल बैठक हुई थी और उसके बाद आपको ये बताते चले, राजभवन पहुंचेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ विधायकों की सुरक्षा का जो मुद्दा है उसे भी यहां पर उठाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई मुद्दों पर राज्यपाल से की जाएगी चर्चा। राजभवन पहुंचेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता। विधायकों की सुरक्षा का जो मुद्दा है उसे भी उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जाएंगे राज्यपाल के पास। कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। राजभवन पहुंचेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता। पंचकुला में प्रदेश के पहले राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निफ्ट का शुभारंभ किया। संस्थान में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट आरक्षित होगी। वहीं वर्तमान सत्र में 3 ग्रेजुएशन और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स शामिल किए गए। संस्थान के शुभारंभ के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज और स्थानीय सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्टाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प, जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहां के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। चरण में 10.5 एकड़ जमीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं। बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है और एक खुशी की बात यह है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने जहां एक तरफ सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों को मिल रही धमकी को लेकर के सीएम को पत्र लिखा गया और एसआईटी से जांच करवाने की मांग करी गई। साथ ही साथ किरण चौधरी की मांग है कि विधायकों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी जाए। ऐसी बात है, ये तो चिंताजनक बात है कि 6 विधायक जो हैं उनको धमकियां मिल रही हैं फोन के ऊपर, मैसेजेस के जरिए, और एक विधायक के घर में तो घुसकर जो है मारपीट करी गई है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और इसका संज्ञान जो है बहुत ही कड़े तरीके से जो है सरकार को लेना चाहिए। ये चिट्ठी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी है, क्योंकि ये जो कार्रवाई जो करी गई है कि 2-2 इनको ये दे दिए गए हैं, ये दिए गए हैं अपने गनमैन जो हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मलेरिया को समाप्त करने की दिशा में राज्य के 7 जिलों को साल 2021 के दौरान जीरो इंडिजीनियस केस स्टेटस प्राप्त हुआ, यानी कि राज्य के 7 जिलों में रहने वाले हरियाणा के निवासियों में मलेरिया बीमारी नहीं हुई। आपको यह भी बताते चले कि साल 2016 में अब तक राज्य में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु मलेरिया से नहीं हुई। राज्य में वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जाएगी और राज्य में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की सुविधा के लिए नागरिक अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड और बेड भी आरक्षित रखे जाएंगे। पानीपत के धनसोली गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बेरहम पति ने फावड़े से हमला करके सो रही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक बबीता के मायके पक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि वारदात से पहले शाम को उन्हें बबीता का फोन आया। उनके पति शराब के नशे में उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें सुबह मौत की सूचना मिली। मृतका के मायके वालों ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी बहन की हत्या करके अपनी मां को बताया कि उसने अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया है। आरोपी हत्या करने के बाद भी शव के पास बैठ करके शराब पीता रहा। जब पुलिस ने आरोपी पति मेजर को गिरफ्तार किया तो उस वक्त भी उसके पास से शराब की बोतलें मिली। वहीं मृतका के ससुराल पक्ष ने हत्या के पीछे घरेलू विवाद और शराब को कारण बताया। वहीं परिजनों ने आरोपी से उसके बेटे की जान का खतरा होने की आशंका जताई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। क्या बताऊं, इन्हें घर का मसला, क्या बताऊं किस बात पे। जब भी आए थे, जब भी उसको कह के गए थे, फिर उसने अलग दीवार भी खींच ली। इसके बरोटे भी आए लिया गिरा करती, डांगरा भी करया करती। अरे ये तो छक्का बेवड़ा था, लेकिन इसका अकेले हाथ नहीं पाओगा। हम तो ये कहें बेइंसाफ मिलना चाहिए हमें। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या लगता है और लोग भी शामिल हैं इसमें? हो सकता है, हम क्या कह सकते, लेकिन हो सकता है। इंसाफ होना चाहिए। इसने कई बार झगड़ा कर रखा है हमारे साथ में। पहले भी मारधाड़ हुई है। हम समझौता करवा के भी गए थे। ये रात को इसने ये काम किया है इसके साथ में। तो तेजधार हथियार से हमला हो रहा है इसके ऊपर। इस कारण इसकी मौत हुई है। ये नहीं, ये शराब पीता है डेली वेज। इसको रोकते थे, झगड़ा होता था। किस चीज से मारा इसको बबीता को? ये नहीं पता है। रात को भी झगड़ा आ रहा है? कल भी झगड़ा हुआ था? हाँ, कल भी शाम को भी हुआ था। कल दिन में हमारे पास फोन आ रहा था लड़की का। चरखी दादरी के महनगढ़ रोड से बाईपास 152D की ओर जाने वाले रोड का काम शुरू हो चुका है। रोड के अंदर आने वाले मकानों और दुकानों को 15 दिन पहले ही हटाने के लिए हुड्डा प्रशासन ने सभी को बता दिया था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी लोगों ने जगह को खाली नहीं किया। इसी के चलते मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ हुड्डा प्रशासन भी मौजूद रहा और वहां 75 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों और घरों को तोड़ा गया, जिसको लेकर के मकान मालिकों और दुकानदारों में रोष देखने को मिल रहा है। दुकानदारों और मकान मालिकों का कहना है कि हमें प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमारी दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया है। खबर हिसार से, जहां के पावड़ा गांव की इंदिरा गांधी आवासीय कॉलोनी में पानी निकासी न होने की वजह से मकानों में दरारें आ चुकी हैं। वहीं कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं छत सोते हुए ऊपर न गिर जाए और कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। आपको बता दें, जब कॉलोनी बनाई गई थी उस वक्त इंदिरा गांधी आवास योजना के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया था। ना तो सीवरेज पाइपलाइन दबाई गई,
ना ही अच्छी तरीके से नाले बनाकर पानी निकासी का प्रबंध किया गया। वहीं अब इस समस्या को लेकर के ये लोग बीडीपीओ से लेकर विधायक और राज्य मंत्री तक अपनी गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जी मेरा मकान में सारे चुगरते तो पानी फिर रहा है। मैं गीता बोल रही हूँ। मेरे आदमी का नाम जगदीश है जी। सारी कॉलोनी में भाइयों ने भाई मदद मांग ली, मैंने मदद नहीं मिली कहीं भी। वीडियो भाई ने उन्हें कह रही हूँ भाई मेरे को मदद दो। ये तो मकान में क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ से? मकान तो जी सारा टूट रहा है जी। मेरा तो यही बात है, ऊपर तो बारिश आने वाली हो रही है जी। मेरा तो ये कड़ियाँ भी नहीं रहने नहीं जगह है जी। मेरे घर में पानी हो रहा चुगरदा, मेरा घर गिरन हो रहा जी। ऊपर तो बारिश आ गई, मैं क्या करूंगी जी। मैंने लिकड़ना जगह नहीं मिलती कहीं भी है। जब मेरे बच्चे दब गए जी, मैं क्या करूंगी। मेरा पोता पोती दब गए जी, मेरी कोई नहीं सुनता जी है। ये वीडियो भाई ने कहा, वीडियो अफसर ने, जी आओ जी आड़े देखो, मैं गली में लिकड़ना कोई जगह नहीं। के डेरा हलवाना गांव में हाई टेंशन तारे गांव वालों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। बार बार प्रशासन और इंद्री विधायक को गुहार लगाने के बाद भी इन तारों को अब तक नहीं हटाया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। वहीं इस मामले में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। इस मामले को लेकर इसकी फाइल विभाग के अधिकारियों को भेज दी गई है। जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। जलाना के अटल पार्क में सुबह लावारिस हालत में एक 5 साल की बच्ची बैठी मिली, जिसकी पार्क में आने वाले लोगों ने काफी पूछताछ की और पता किया कि किसकी बच्ची है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्ची को अपने साथ ले आई और उसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वहीं कुछ घंटों के बाद वायरल होने के बाद परिजनों तक ये बात पहुंच गई, जिसके बाद परिजन पुलिस से मिले और बच्ची को सकुशल वापस उनके परिजनों को सौंपा गया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने भी शाबाशी दी है। देखिए, आज एक छोटी बच्ची का जो वीडियो वायरल जुलाना पुलिस चौकी ने किया था, उसकी मुस्तैदी से बच्ची छोटी बच्ची अपने घर वालों से मिल पाई है। इसके लिए जुलाना पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये सामाजिक कार्य था और छोटी बच्ची का मामला था और वो बच्ची अपने माता पिता का नाम भी नहीं बता रही थी। तो सुबह से आज उसका वीडियो वायरल हो रहा था, तो उस वीडियो वायरल होने के चलते वो बच्ची अपने घर वालों को सुरक्षित मिल गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा है सर, हमारे को है तो हमारा सरकारी नंबर है, उस पर कॉल आई थी 7:45 या 8 के करीब। भाई ऐसे है ना, ब्राह्मण धर्मशाला के सामने एक पार्क है, वहाँ पर एक 5 साल की बच्ची है जो कि न तो अपने माता पिता का नाम बता रही और वो किसी का भी नाम नहीं बता पा रही, जो कि गुमशुदा है सर। तो अब पुलिस जैसे ही हमारे को सूचना मिली, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और लड़की को अपने साथ चौकी में ले गया। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर और अपने ग्रुप में उसकी वीडियो वायरल की। तो जैसे वीडियो वायरल करी कुछ घंटों के बाद मेरे को पता चला कि ये प्रवासी परिवार की बच्ची है। तो उस परिवार को मैंने बुलाया और अब आप लोगों के सामने उसको कैथल में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए और मेडिकल कैशलेस की सुविधा दी जाए, राशन बहाल किया जाए, आयु बढ़ने पर बेसिक पेंशन में 5, 10, 15% बढ़ोतरी की जाए।
कंपटीशन की कटौती भी रोकी जाए। आज हमारी राज्य कमेटी के आह्वान पर ये रिटायर कर्मचारियों का जिला कैथल की सभा है और इसके बाद प्रदर्शन करके डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। हमारी बहुत सी मांगे लंबे समय से सरकार लटका रही है। उन मांगों के समाधान के लिए हमारी सरकार से अपील है कि उन पर गौर फरमाया जाए। आज का जो हमारा रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा का जो आंदोलन है वो कुछ मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से एक मांग है कि आयु बढ़ने के साथ साथ जो पेंशन का जो स्लैब है वो 65, 70, 75, 80 जो अब 80 के ऊपर 20% दे रही है सरकार, उसको टुकड़ों में 5-5 बार बढ़ाकर वही 80 पर 20 दे दे, लेकिन हमें उसमें कोई नहीं हुआ। ना कोई लेटर बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5, 10, 15 हो चुका है। खबर नारनौल से है, जहां रामनिवास लोहान की याद में पुरस्कार वितरण, सम्मान एवं पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी धनपत सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। मौलिक शिक्षा अधिकारी धनपत सिंह ने कहा कि मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि पौधारोपण करके उसकी देखभाल भी करें और हम इस आयोजन को तभी सफल मानेंगे जब पिछले साल पौधारोपण किया गया था उसको सही तरीके से देखभाल किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से हर साल पौधारोपण किया जाता है और इस बार जिले में 50,000 पौधे लगाने का टारगेट है। कार्यक्रम के आयोजक अजय लोहान ने बताया कि स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मॉडल स्कूल परिसर में ये कार्यक्रम किया गया। कक्षा 6 से 12वीं तक के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया और बच्चों को 500 पौधे बांटकर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। तो जो अंकल जियों की याद में इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया हुआ है और जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है जो नारनौल का, जहाँ पर इतना अच्छा आयोजन किया है और इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया है, उसके लिए मैं पूरे स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ। और आज का आयोजन खासकर मैं देखती हूँ और हमेशा जहाँ भी मैं बधाई देती हूँ पूरे विद्यालय को कि इन्वायरमेंट को लेकर के इतने सीरियस हैं कि 500 पौधे लगा रहे हैं और बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। अभी भी मैं त्रिवेणी लगा के पूरे स्टाफ के साथ आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और साथ में रोल मॉडल का प्रोग्राम भी किया हुआ है। आज इस नारनौल हल्के के नारनौल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मॉडल संस्कृति स्कूल है, यहाँ पर पौधारोपण के लिए पहुंचे हैं और पौधारोपण में यहाँ पर त्रिवेणी का आयोजन किया गया है। और जैसा से जानकारी मुझे मिली है और जो अजय यहाँ पर एज ए गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, इनके पिताजी यहीं इसी विद्यालय में लगभग अपनी सेवाएं दी है इन्होंने पूरी की पूरी। और उनकी आज पुण्यतिथि में इन्होंने हर साल ऐसे स्कूल के अंदर जैसे रिकॉर्ड बोल रहा है कि गेट हर साल इन्होंने 3 गेट का निर्माण किया है और हर साल इसी तरह से अपने पिताजी की याद में त्रिवेणी लगाते हैं। करीना में राजकीय कन्या महाविद्यालय में आपको बताते चले, यहाँ पर मिशन महेंद्रगढ़ अपना उज्ज्वल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त जयकृष्ण अभीर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं विद्यालय के परिसर में उपायुक्त जय के अभीर ने पौधारोपण करके जल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पानी को इकट्ठा करने के लिए खेतों में और घरों में कुछ हिस्सों में छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाएं ताकि बरसात का पानी इस गड्ढों में भर जाए और धीरे धीरे वो धरती में समा जाए। स्टाफ, बच्चियां, टीचर्स जिस तरीके से उत्साहित होकर मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल, ये हमारा पर्पस था कि जिला महेंद्रगढ़ में पानी का जल स्तर बहुत डाउन जा रहा है। व्यक्तिगत प्रयासों से, सरकारी प्रयासों से अलग जो मेहनत हमारे आम जन कर सकते हैं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे सेवानिवृत्त लोग, वो एक तलैया बना करके अपने घर आंगन में, अपने संस्थानों में, अपने खेतों में मेंढ बनाकर पानी का संरक्षण कर सकते हैं। गुरुग्राम सुहाना में एलिवेटेड फ्लाईओवर खोले जाने का बीते लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब ये इंतजार पूरा हो चुका है। फ्लाईओवर के ट्रायल रन के पहले दिन भारी जाम लेकिन देखने को मिला। पहले ट्रायल रन में ही लोगों को जाम के झाम में 2-4 होना पड़ा। केंद्रीय
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ट्वीट के बाद फ्लाईओवर ट्रायल रन के लिए खोला गया था, लेकिन ये पहला ट्रायल रन लोगों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया। एलिवेटेड फ्लाईओवर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं होने से स्थानीय लोग गुस्साए। स्थानीय लोगों की माने तो बिना तैयारियों के ट्रायल रन शुरू किया गया। ट्रायल रन के लिए गई एक महिला ने बताया कि राजीव चौक से लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद महिला को एग्जिट पोल मिला। आपको बता दें 25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 2000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। पास के सोसाइटी के लोगों को उम्मीद थी कि 2000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस दूरगामी परियोजना से उन्हें भी काफी ज्यादा सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस बेहतरीन रोड साइड कनेक्टिविटी का लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। एलिवेटेड फ्लाईओवर से पहले इस रोड पर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब उन्हें केवल 3 लेन का सर्विस लाइन मुहैया कराया गया, जो कि नाकाफी रोड साइड सुविधा है। सोना रोड पर हम सेक्टर 48 में रहते हैं, तो हमारे लिए तो कोई एग्जिट ही नहीं है। वो सारा का सारा एग्जिट जो है वो एंड में जाके सोना रोड पे एग्जिट है, तो उसका हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो हैं पिछले 3 सालों में 2 गुनी हो गई हैं, ठीक है ना। अगर हमारी पहले रोड 4 लेन की थी तो इसका मतलब जो ट्रैफिक डबल हो गया। अब सब फ्लाईओवर बनने के बाद जो हमारी 4 रोड थी वो 2 लेन हाईवे हो गया और सर्विस रोड भी नहीं है। 3 एंट्री इसमें है। पहली एंट्री आप राजीव चौक से करेंगे सोना टुवर्ड्स सोना, दूसरी एंट्री आप सुभाष चौक के तुरंत बाद है, वो सेकंड एंट्री है, और तीसरी एंट्री है जेल मोड़ पे। इसी तरह से एग्जिट वापस आते हुए यानी कि टुवर्ड्स गुरुग्राम, तो एक बीएसएफ कैंप के पास एग्जिट है, एक सुभाष चौक से पहले एग्जिट है और तीसरा राजीव चौक से पहले एग्जिट है। 3 एग्जिट हैं और 3 एंट्री है। कल मैं बहुत ही, जब मैंने सुना कि फ्लाईओवर ओपन हो गया है पब्लिक के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैंने सोचा कि राजीव चौक से मैं निकल रही थी तो मैंने सोचा फ्लाईओवर ले लेती हूँ, पर मुझे कोई एग्जिट ही नहीं मिला। तो मुझे लगभग 8 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ा और वहाँ जाकर मुझे एग्जिट मिला। और मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कि जब मुझे एग्जिट लेना था वहीं से मर्जिंग ट्रैफिक साइड वाले रोड से हाईवे पे आ रही थी, तो वो लिटरली एक क्रॉस बन रहा था हाईवे से निकलने वाले ट्रैवलर्स के लिए और जो साइड वाले रोड से बाकी आ रहे थे उनके लिए। तो वो लगा कि बिल्कुल भी एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट है। हम तत्वम विलास के रेजिडेंट मिस्टर नितिन गडकरी के तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ बहुत सुंदर एलिवेटेड हाईवे बनाया। बट इसमें हमें थोड़ी सी जो तकलीफ हो रही है वो ये है कि पहले जो हमारी रोड थी वो ज़्यादा चौड़ी थी और उसमें सर्विस लेन भी थी, और अब जो बनाया है वो सर्विस लेन और मेन रोड को मिला के ही दोनों से बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को गुजरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। हमारी गुजारिश है नितिन गडकरी से कि साइड की जो सर्विस रोड है उसको थोड़ा सा और चौड़ा करें, और ताकि हम लोगों को यहाँ से गुजरने में दिक्कत ना हो। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।